बायो एशिया सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री केटीआर ने बायो एशिया सम्मेलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर जीवन विज्ञान के क्षेत्र में एक विश्व केंद्र बन गया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि बायो एशिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। गाइडिंग फ्यूचर जनरेशन इन हेल्थ केयर के आदर्श वाक्य के साथ किया जा रहा है। पिछले 7 सालों में $3 अरब से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य पहले से ही जीवन विज्ञान और फार्मा पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। During the same period, we have created a total employment of more than 4.5 lakh or 450,000 new jobs. Our ultimate aim is to make Telangana the knowledge capital of the world's life sciences industry. A key component of this growth in the life sciences sector is continuous innovation. We already serve more than 1,000 life sciences companies globally, including the top 10 pharmaceutical companies in their innovation journey. This is being done through the cutting-edge work being executed by research and development and technology partners like Aragen, Sai, Syngene, Deloitte, Accenture, Tech Mahindra, among many others. I'm delighted that 4 of the top 10 global innovator companies now have a direct presence in Hyderabad through their dedicated centers. These centers drive core research and development, digital and engineering activities, thereby contributing to bringing life-saving, cost-effective therapies and devices to patients worldwide. Today, we have established our stature as the world's preeminent life sciences destination, but I don't want us to stop here. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा लगभग तय हो चुका है। अमित शाह 12 मार्च को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि अमित शाह आधिकारिक कार्यक्रमों के तहत हैदराबाद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के बीजेपी नेता इसी दिन प्रदेश के संसदीय क्षेत्र में जनसभा करने की सोच रहे हैं। अमित शाह के दौरे का मकसद राज्य में पार्टी को मजबूत करना है। वे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं के साथ बैठकर करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। अगले चुनाव में लागू की जाने वाली रणनीति पर चर्चा होगी। तेलंगाना में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाए, इस पर नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व ने कहा है कि बंडी संजय तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। प्रशासन ने इस आशय का बयान ऐसे समय में जारी किया जब उनका कार्यकाल समाप्ति के करीब था। भाजपा नेताओं ने कहा है कि 2024 में होने वाले पार्टी के संगठनात्मक चुनाव तक बंडी संजय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तक बंडी संजय को अध्यक्ष बनाए रखना चाहता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस पर आधिकारिक घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में किए जाने की संभावना है। गोशामाल विधायक राजा सिंह ने कहा है कि उन्हें बार बार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीजीपी को लिखित शिकायत करने के बाद भी वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। गोशामाल विधायक राजा सिंह ने कहा कि वे धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। तेलंगाना के लोगों ने इसके लिए आशीर्वाद की अपील की। राजा सिंह ने कहा है कि सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए ही केवल कमांड कंट्रोल रूम बनाया है। हैदराबाद के रविंद्र भारती में तेलुगु भाषा दिवस के उपलक्ष्य में सिलवेल कॉरपोरेशन श्रुतिलय कला अकादमी ने तत्वावधान में सिलवेल सिने सुस्वरालु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के गृह मंत्री महमूद अली थे। मंत्री ने आज तिरुमला बैंक के एमडी चंद्रशेखर दंपति को उनके 6वें जन्मदिन पर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में गायिका अमानी की मंडली ने फिल्मी गीत गाए। तिरुमला बैंक के एमडी चंद्रशेखर की पत्नी ने गाना गाया। हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र के लिए शिक्षक एमएलसी के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके लिए कुल 21 नामांकन दाखिल किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया है कि नामांकन के अंतिम दिन गुरुवार को 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। अंतिम दिन त्रिपुरारी अनंत नारायण ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ डॉक्टर नाथन लाल और डॉक्टर जी दासु वेंकटेश्वरलू ने रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र सौंपा। कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन के 57 सेट दाखिल किए। जबकि मिर्जा रहमत बेग ने एमआईएम की ओर से नामांकन सौंपा। बीआरएस एमएलसी चुनाव से हटने के साथ एमआईएम का समर्थन किया है। तेलंगाना में एमएसईटी पीजी
MSET का शेड्यूल जारी किया। अधिकारियों ने बताया है कि MSET और PGESET की अधिसूचना इसी महीने की 28 तारीख को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि MSET और PGESET के लिए आवेदन 3 मार्च से स्वीकार किए जाएंगे। MSET के आवेदन 10 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। PGESET के आवेदन 30 अप्रैल तक स्वीकार किए जाएंगे। बाद में इन परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की जाएगी। शहर में कुत्तों के हमले के मामले में विवादित डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने मेयर के बयान पर पलटवार किया है। GHMC की मेयर विजया लक्ष्मी से कहा कि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है, तो मंत्री ने KTR से कहे कि महापौर के घर पर 5000 कुत्तों को छोड़े। उन्होंने कहा है कि वह देखेंगे कि मेयर इन्हें कैसे पालते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान है, मेयर के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। शहर में कुत्तों के हमले के मामले में विवादित डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने मेयर के बयान पर पलटवार किया है। GHMC की मेयर विजया लक्ष्मी से कहा कि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है, तो मंत्री ने KTR से कहे कि महापौर के घर पर 5000 कुत्तों को छोड़े। उन्होंने कहा है कि वह देखेंगे कि मेयर इन्हें कैसे पालते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान है, मेयर के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। तापमान में लगातार वृद्धि से हैदराबाद में पीने के पानी की मांग बढ़ गई है। पहले 550 MGD की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह 560 से बढ़कर 570 MGD हो गई है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से जलापूर्ति बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी जितना कहते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी की मांग नजर आ रही है। जल बोर्ड को शिकायतें मिल रही है कि कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है और कुछ इलाकों में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। शहर वासियों का कहना है कि उन्हें कुछ अन्य जगहों पर लो प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में 2 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है, लेकिन कुछ इलाकों में 3-4 दिन में पानी छोड़ा जाता है। कई जगहों पर लोगों की शिकायत है कि 20 मिनट से ज्यादा आपूर्ति नहीं हो पाती है। दिन ब दिन उगते सूरज के साथ पानी की खपत बढ़ रही है। काले पानी की कमी के कारण कुछ कॉलोनियों के निवासी पानी के टैंकर बुक कर रहे हैं, जल भराव के तरीके पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। वहीं जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि शहर में कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं है और पर्याप्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर स्थिति अलग है। कई इलाकों में पानी के दबाव से लोग बिलबिला रहे हैं। दूषित पानी पाइपलाइन खराब होने, मरम्मत होने जैसे कई कारणों से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। 5 दिन पहले कॉलोनी के निवासियों ने मंत्री KTR से शिकायत की थी कि कुक्कड़पल्ली के प्रशांति नगर में 30 दिनों से पानी की समस्या है, लेकिन जल बोर्ड से कोई जवाब नहीं आया। इस तरह की कई जगहों से रोजाना शिकायतें आ रही है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि यदि संचालक पानी का टैंकर बुक करने के बाद अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही स्थानीय प्रमंडल कार्यालय में सीधे अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। वाटर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी के टैंकर देर से आने के कारण लोग निजी टैंकरों का सहारा ले रहे हैं। इसी का फायदा निजी टैंकर संचालक उठा रहे हैं। वाटर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए 5000 लीटर के पेड टैंकर के लिए 500 और व्यावसायिक टैंकरों के लिए 850 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन टैंकर लाने के बाद संचालक दोगुनी रकम की डिमांड कर रहे हैं। स्थानीय जल बोर्ड के टैंकर उपलब्ध नहीं है या कई निजी टैंकर बुकिंग कर रहे हैं। निजी संचालक भी 5000 लीटर के टैंकर के लिए 1000 से 1500 रुपए और 10,000 लीटर के टैंकर के लिए 2500 रुपए चार्ज कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बिजली बिल कम करने के लिए अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। OU परिसर में A छात्रावास और B छात्रावास के पुनर्विकास के हिसाब के रूप में उन भवनों पर सौर छतों को स्थापित करने की संभावना की जांच की गई। इसके लिए संबंधित विभागों से व्यवहार्यता पर चर्चा की जा रही है। OU VC ने कहा है कि उन्होंने हॉस्टल के प्रबंधन के तहत बिजली बिल कम करने के प्रयास में सोलार रूफिंग सिस्टम के बारे में सोचा है और फिलहाल इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इससे रखरखाव की लागत कम होगी। वर्तमान में अधिकारी विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उसी के तहत जर्जर अवस्था में पहुंच चुके 2 छात्रावासों के नए छात्रावासों का निर्माण, प्रशासनिक भवन एवं मरम्मत का कार्य भी शुरू किया गया है। इन दोनों छात्रावासों को आधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। कुलपति ने कहा है कि वे प्रत्येक छात्रावास का पुनर्विकास कर रहे हैं ताकि 800 से अधिक छात्र हो।
राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत वरंगल चौरस्ता में दिल का दौरा पड़ने से गिरे एक व्यक्ति को पुलिस कांस्टेबल ने बचा लिया। आराम घर से एलबी नगर जा रहे युवक बालराजू की अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर गया और उसकी हृदय गति रुक गई, लेकिन ट्रैफिक कांस्टेबल राजशेखर जो वहां ड्यूटी पर था ने पीड़ित का सीपीआर किया और वहां बच गया। बाद में 108 के माध्यम से पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की हालत स्थिर है। वहीं अधिकारी त्वरित कार्रवाई करने और युवक को बचाने वाले कांस्टेबल राजशेखर की तारीफ कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से शहर में कुत्तों ने जो हंगामा किया है उसे देख लोगों को घबराहट होने लगी है। उन्होंने अकेले ही एक लड़के की जान ले ली है। शहर वासी बंदरों से लेकर कुत्तों से भी तंग आ गए हैं। इससे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक समीक्षा बैठक की गई। राज्य के पशुपालन एवं छायांकन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सरकार लोग की सुरक्षा के साथ साथ शहर में जीवन के संरक्षण को भी समान प्राथमिकता देगी। शहर में आवारा कुत्तों और बंदरों के खतरे को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर जीएचएमसी पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री महमूद अली, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोती श्री लता रेड्डी और अधिकारी शामिल हुए हैं। मंत्री ने खुलासा किया है कि आवारा कुत्तों के कारण लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और दुख की बात यह है कि हाल ही में अंबरपेट में कुत्ते के हमले में घायल होकर 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा है कि शहर में कुत्तों की नसबंदी के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मालिक बस्तियां और कॉलोनियां व विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जहां कई कुत्ते हैं और उन्हें HMDA के तहत स्थापित देखभाल केंद्रों में ले जाने और उन्हें भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक क्षेत्रों में नए केयर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। खासतौर पर कुत्तों के बढ़ने का कारण यह है कि मीट शॉप के मालिक मीट का कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं और पता चला है कि इन दुकानों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के लोगों को सलाह दी गई है कि वे बंदरों और कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए जीएचएमसी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि एक खास ऐप भी बनाया जा रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि मृत पशुओं का अंतिम संस्कार निर्धारित क्षेत्रों में ही किया जाए। तलसानी श्रीनिवास ने कहा है कि कुछ लोग अंबरपेटा घटना पर मेयर की टिप्पणियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि समाज में इंसानों की तरह जानवर भी जरूरी है। लड़की की मौत की घटना को किसी भी रूप में देखा जाए, लेकिन यह दुखद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार लड़के के परिवार का समर्थन करेगी और इस घटना की पृष्ठभूमि में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आलोचना करता है और सलाह देता है तो वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। उन्हें पता है कि क्या कदम उठाना है। हैदराबाद में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत शर्मनाक है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक NVS प्रभाकर ने कहा है कि उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार की विफलता है। शहर का हर क्षेत्र में विकास करने का दावा करने वाले KTR को कुत्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि KTR उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे। यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौर ने कहा है कि बड़े इलाके में कुत्ते के हमले में एक लड़की की मौत होना दुखद है। BRS के नेता जो दावा करते हैं कि उन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास किया है, ने सवाल किया है कि वे क्या कर रहे हैं जब ऐसी घटना शहर के बीचों बीच हो रही है। उन्होंने इस घटना के लिए जीएचएमसी के अधिकारियों और नगरपालिका प्रशासन मंत्री KTR की आलोचना की है। ग्रेटर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में 4 साल के बच्चे की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और जीएचएमसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने मांग की है कि कुत्तों के हमले में मुद्दे पर जीएचएमसी के मेयर और मंत्री KTR के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
आम आदमी पार्टी ने शिकायत की है कि हैदराबाद शहर में आवारा कुत्तों से लोगों की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि बच्चे और बड़े सड़कों पर चलने से डर रहे हैं। जेएचएमसी के अधिकारी आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं, जो दिन रात लोगों को छेड़कर उनकी जान ले लेते हैं। वे आवारा कुत्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश देना चाहते हैं। एक बच्चा जिसकी कुत्तों के हमले मौत हो गई और परिवार को सरकार को 20 लाख मुआवजा, एक डबल बेडरूम का घर और एक सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है। हैदराबाद शहर में सनसनी मचाने वाले आवारा कुत्तों के विवाद पर निदेशक रामगोपाल वर्मा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आरजीवी ने मेयर गतवाल विजयलक्ष्मी को ट्विटर पर कड़ा जवाब दिया। जिन्होंने कहा है कि आवारा कुत्तों के लिए खाना नहीं होने के कारण वे लोग पर हमला कर रहे हैं। मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद आवारा कुत्तों को घर ले जाकर खाना खिलाने की सलाह दी गई है। उन्होंने आवारा कुत्तों की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, और जब जिम्मेदारी का पद हो तो इस तरह की टिप्पणी करने का क्या मतलब है। कुत्ते के हमले से मारे गए परिवार के सदस्यों से मिलने की तो बात ही छोड़िए। तेलंगाना में झंडा गाड़ने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक और जिले में तो दूसरी और शहरी इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के जीत पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बार किसी तरह गेरुआ ध्वज फहराने के इरादे से सशक्तिकरण अभियान, प्रजा घोष, नुक्कड़ सभाएं, जुलूस के साथ व्यस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस का विकल्प है। उन्होंने कहा है कि लोग बीआरएस से नाखुश है, जो भाजपा के जीत का कारण बन सकता है। उपचुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है। चुनाव जब भी आएंगे, बीजेपी की सत्ता में आना तय है। उसी के तहत पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संगठित ढांचे के मामले में भाजपा कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा मजबूत है। भाजपा के नेता इस बात से खुश है कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सशक्तिकरण अभियान, नुक्कड़ सभाएं और पदयात्रा लोगों तक पहुंचने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि बैठकों के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले फंड और भारत सरकार की विफलताओं के बारे में लोगों को जानकारी देने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि लोग केसीआर सरकार को यह बताने के लिए तैयार है कि उसने लोगों से 2 बार ऐसे वादों के साथ धोखा किया है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व में कांग्रेस सरकार को सत्ता देने वाले लोगों का कहना था कि 2 बार बीआरएस की सरकार बनी, लेकिन राज्य के लोग उन दोनों पार्टियों से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए, इसलिए उनका झुकाव भाजपा की ओर है। उन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए नेताओं ने 56 विधानसभा क्षेत्रों में का जब दौरा किया तो जनता भी उनका समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव जीता और टीआरएस का विकल्प बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि नुक्कड़ सभाओं से पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की सफलताओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं का जिक्र कर लोग का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो किसानों को मुफ्त बिजली देने के अलावा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सबके लिए घर और किसानों के लिए फसल बीमा लागू करेगी। दो बार तेलंगाना की भावना से खिलवाड़ करने वाले केसीआर पर इस बात का भी आरोप लगाया कि उनका तेलंगाना समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वादे को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो केसीआर पार्षद तो वे हमलों और व्यक्तिगत अपमान का सहारा लेते हैं, तो जो यह एक जघन्य कृत्य है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में भाजपा सरकार के बढ़ते समर्थन से घबरा कर ही केसीआर पार्टी नेताओं की आलोचना करने के लिए चुक रहे हैं। आलोचना की और झूठे अभियान चलाने के लिए उनकी आलोचना की है। बड़े संजय ने बीआरएस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार राज्य के विकास में सहयोग करेगी। क्या वे चुनौती के लिए तैयार हैं?
एलबी नगर कोतापेट डिवीजन के न्यू नागौल में प्रजा गोसा और भाजपा भरोसा कॉर्नर मीटिंग हुई है। इन बैठकों में पूर्व एमएलसी, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार और स्थानीय पार्षद पवन कुमार शामिल हुए। हैदराबाद में सभी कापोर स्थानों के साथ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वे समग्र के अनुरूप से तेलंगाना में सफल होंगे। उन्होंने कहा है कि वे केवल लोगों की समस्याओं को जानने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हम भाजपा पार्टी के नेतृत्व में उनकी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर तेलंगाना का विकास होगा। देखते हैं क्या हैदराबाद की धरती पर गेरुआ का झंडा फहराने की भाजपा नेताओं की उम्मीदें पूरी होगी। क्या उस पार्टी की नीतियों को जनता स्वीकार करेगी? राज्य भर में मजबूत बीआरएस को हराने के बाद क्या यह तेलंगाना में जीत पाएगी?